माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन अवार्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र भाग 2 चैप्टर 4 औद्योगिक समाज में परिवर्तन एवं विकास। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मार्क्स ने अलगाव की स्थिति किसे कहा है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मार्क्स ने अलगाव की स्थिति किसे कहा है, मतलब कि अलगाव क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। औद्योगिकरण में अधिकतर लोग अपने कार्यों को अंतिम रूप नहीं दे पाते, जिससे लोग अपने कार्यों से अप्रसन्न रहते हैं। मतलब कि औद्योगिकरण के चलते बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने कार्य जो कर रहे होते हैं उसके चलते वो संपन्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा वगैरह लगता है, समय वगैरह लगता है। तो जिससे कि कोई कोई लोग बीच में ही अपना कार्य रोक देते हैं। तो ऐसे लोग जो अपना कार्य कर रहे होते हैं उससे वो अप्रसन्न होते हैं, क्योंकि खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो अपना काम ही नहीं सही से कर पाते हैं। तो मार्क्स ने इसी स्थिति को अलगाव कहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण में से समाज में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो इसका आंसर देख लेते हैं। औद्योगिकरण से कुछ स्थानों में सामाजिक परिवर्तन हुए, जैसे रेलगाड़ियों, बसों और साइबर कैफे जाति भेदभाव का कम होने लगा। मतलब कि जब औद्योगिकरण आया तो जो ये सब बसों में भेदभाव होता था जाति को लेकर, रेलगाड़ियों में, साइबर कैफे वगैरह में जो भी जाति को लेकर भेदभाव किया जाता था वो सारा कुछ कम होने लगा। लेकिन औद्योगिकरण से आर्थिक या आय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। लेकिन औद्योगिकरण से ये सब तो कम हुआ, परंतु इसके बाद एक समस्या भी उत्पन्न हुई, जो क्या थी, वो थी लोगों की आर्थिक समस्या, क्योंकि रोजगार कम होने लगे थे, काम मशीनों की सहायता से ज़्यादा हो रहा था, जिससे कि उनकी आर्थिक समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है, औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो फर्स्ट है वो है, औद्योगिकरण के अंतर्गत नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है, जिससे विशाल यंत्र या मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि औद्योगिकरण से ही आपको पता चल रहा है कि उद्योग के बारे में ही कुछ होता है। तो यहाँ पे ना बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है, जिसमें मशीनों का, यंत्रों का, बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग किया जाता है कोई भी उत्पाद बनाने में। सेकेंड है, इसमें पूर्व की तुलना में वस्तु अधिक से अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है। मतलब कि जैसे कि पहले कार्य चलता हो रहा था उससे ज़्यादा जब औद्योगिकरण का उसमें यूज़ कर लिया जाता है तो वहाँ पे उत्पादन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड है हमारा, वस्तुओं में के उत्पादन में समय की बचत। औद्योगिकरण के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उसमें समय कम लगता है, क्योंकि वो लोग नई नई यांत्रिक तकनीकों का प्रयोग करके अपने जो उत्पादन का क्षेत्र है उसे काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, रोजगार के संगठित क्षेत्र को समझाइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। संगठित क्षेत्रों की इकाइयों में 10 से अधिक लोगों के पूर्व वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का गठन होता है। बल्कि संगठित क्षेत्रों की इकाइयों में जब 10 लोग से अधिक किसी रोजगार में 1 वर्ष तक रह लेते हैं तो इस क्षेत्र का मतलब कि गठन हो जाता है, तथा सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होता है। और ये लोगों का जो भी 10 से अधिक लोग, मतलब कि जितना भी समूह होता है उनका सरकारी रूप से वहाँ पे दाखिल कर दिया जाता है कि इतने लोग इस समूह में हैं, ताकि कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन या मजदूरी, पेंशन, अन्य सुविधाएं मिलती रहें। और इसके बाद सरकारी में इसलिए पंजीकरण किया जाता है ताकि उन लोगों को सारा वेतन, मजदूरी या फिर जो भी उनको रुपए पैसे हैं वो मिलते रहें। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, बड़े संस्थाओं में रोजगार की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। बड़े संस्थाओं में कार्य के निश्चित नियम होते हैं, वहाँ नियुक्त अधिक पारदर्शी होती है। यदि वहाँ अपने से उच्च अधिकारी से कुछ मतभेद होते हैं तो उसकी शिकायत और क्षति पूर्ति की निश्चित कार्यविधियाँ होती हैं। बड़े संस्थाओं मतलब कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, इस टाइप की जगहों पे जब कोई लोग कार्य करते हैं तो उनके नियम वगैरह बहुत ही ज़्यादा सुडौल होते हैं। वहाँ पे कोई भी ज़्यादा अनुशासनहीनता नहीं करता है, वहाँ पे सब कुछ अनुशासित रहता है और वहाँ के सारा कुछ वाहन नियुक्ति सब पारदर्शी होता है। और वहाँ पे अगर जो किसी छोटे मजदूर की किसी अपने से ऊंचे पोस्ट वाले से कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है या कुछ नुकसान हो जाता है तो वो उसकी शिकायत भी कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, भारत में उदारीकरण से क्या प्रभाव पड़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा। उदारीकरण में निजी कंपनियों को विशेष रूप से विदेशी कार्यों के उन क्षेत्रों में निवेश करने के प्रति प्रोत्साहित किया जो पहले सरकार के लिए आरक्षित थे। मतलब उदारीकरण से क्या हो गया, जो कंपनियां होती थी वो उन्हें सरकार जो पहले कंपनियां चलाती थी उनको चलाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। बाद में उद्योग खोलने के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। जब उदारीकरण मतलब कि आए तो उस पर से सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम हो गया था और कंपनियां के जो स्वनिर्देशित था उन्हीं का नियंत्रण हो गया था, इसलिए उनको लाइसेंस वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। उसके बाद है, विनिवेश किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जब सरकार सार्वजनिक कंपनियों में के अपने हिस्सों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचती है तो उस स्थिति को विनिवेश कहते हैं। मतलब क्या होता है, जब सरकार कोई अपनी कंपनी को किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय सरकार सार्वजनिक कंपनियों में अपने हिस्सों को निजी क्षेत्रों में बेचना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जब उदारीकरण आया तब से यह जो नियम था, यह जो प्रक्रिया थी, तब से वो लागू हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है टेररिज्म किसे कहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा, इस अवस्था के अंतर्गत कार्य को छोटे छोटे पुनरावृत्ति में तोड़कर कामगारों के मध्य विभाजित किया जाता है। कामगारों को समय के अनुसार ही अपने कार्य को खत्म करना होता है। मतलब कि टेररिज्म एक ऐसी प्रक्रिया कहलाती है जहाँ पर बहुत बड़े कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है कि मतलब इतना सारा काम तुम लोगों को करना है, इतना इस समूह को करना है, और उन्हें एक निश्चित टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम के अंतर्गत आपको अपना कार्य कंप्लीट करना है। तो यही जो प्रक्रिया होती है ये टेररिज्म कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।